अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके सो फिज़िक्स के अंदर हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक था वो केस वन और केस टू से रिलेटेड जो है वो डेरिवेशंस थी। याद है वो डेरिवेशन क्लास के अंदर या जो स्कूल के अंदर काम हुआ है उसके अंदर की है। नेक्स्ट ऐसे लो तो स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। ओके ओके ओके, सही है, हमने न्यूटन के लॉज जो है वो नहीं पढ़े थे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके सो ये जो लॉज हैं इसे हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। तीन लॉज हैं बेसिकली जिसे हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, और इसे लॉ ऑफ मोशन कह रहे हैं, बट स्टिल हम इन लॉज को जो है वो काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते। काइनेमेटिक्स के अंदर हम उन डेफिनेशन में हमने देखा था कि काइनेमेटिक्स में हम वो मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। बगैर फोर्स के रेफरेंस के जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो वो काइनेमेटिक्स कहलाती है। जबकि जो चैप्टर है हमारा डायनामिक्स, इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं, बट मोशन से रिलेटेड वो तमाम कॉन्सेप्ट जिसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व होती है। फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर हम उसे काइनेमेटिक्स के बजाय डायनामिक्स के बजाय जो है वो काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करते। सो बहरहाल दीज लॉज ऑफ मोशंस are included in our chapter dynamics, because these laws of motion are related to force। ये जो तीनों लॉज हैं वो एक्चुअली फोर्स से रिलेटेड है। यही रीजन है कि हम इन लॉज को जो है वो डायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करें, सो फर्स्ट लॉ, ये जो तीनों लॉज हैं वो जैसे मैंने कहा कि दे आर रिलेटेड टू फोर्स। फोर्स से रिलेटेड है तीनों लॉज, जिसमें फर्स्ट लॉ हमें फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन डिस्क्राइब करता है। दैट फर्स्ट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इन शॉर्ट, आसान वर्डिंग में इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ना लग रही हो तो क्या होगा। इस लॉ के अंदर हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बताया था, या और नेट फोर्स का मतलब जो है वो बैलेंस फोर्स ही होता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही तो क्या होगा। लेट सपोज अगर मेरे पास ये एक बॉडी है जो कि एक फ्लोर के ऊपर लाई कर रही है इस तरह से। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो उसका वेट फोर्स एक्ट कर रहा होता है, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इसके रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है। अगर हम ओवरऑल फोर्स को देखें डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो जब फोर्सेस बराबर हैं इसका मतलब है यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है। हमने प्रीवियस एसएलओ के अंदर ही बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था, और बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज जीरो। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो इसी एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स के बारे में बात कर रहा है, बॉडी की ऐसी स्टेट के बारे में बात कर रहा है फर्स्ट लॉ जब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। इन शॉर्ट, जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही, इन दी एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स बॉडी के साथ जो है वो दो काम होंगे, दो बार या दो चीजें या दो स्टेट ऐसी हो सकती है कि जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने जो एक एग्जांपल दी है उसमें बॉडी रेस्ट पर थी और उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स, और नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए ये बॉडी अगर रेस्ट में थी तो बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी। इसी तरह से अगर रिकॉल करो, मैंने एक एग्जांपल दी थी पैराट्रूपर की, कि पैराट्रूपर जो है वो जब फॉल करता है तो फॉल करते हुए उसकी जो स्पीड है,
पैराट्रूपर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, ये दोनों जो है वो फोर्सेस बराबर होती हैं। इसीलिए ये पैराट्रूपर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल कर रहा होता है। तो अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और बॉडी विल रिमेन in constant motion. सो इन शॉर्ट अगर हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समराइज करें तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो बॉडी मूव कर रही थी और नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है तो वो बॉडी जो है वो मोशन में से मोशन में रहेगी। सो इन शॉर्ट अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को समराइज करूं तो इन दोनों पॉइंट का मतलब ये है कि बॉडी विल कंटिन्यू its state। ये बात समझ आई? सेकंड पॉइंट नहीं आया। देखो फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी अगर यहाँ रेस्ट में थी तो बॉडी रेस्ट में ही रखी रहेगी, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल मैंने दी है पैराट्रूपर की, फॉर एग्जांपल कोई पैराट्रूपर जो है पैराशूटिस्ट फॉल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉल करते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। इट इज फॉलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो ये पैराट्रूपर फॉल कर रहा है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन या एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर फोर्स की डेफिनेशन को रिकॉल करो तो वहां हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही। इसी तरह से यहाँ जो मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा है बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट, बॉडी अपनी स्टेट में ही रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट, अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई की जाए। तो फोर्स की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बॉडी की स्टेट को चेंज होता हुआ देखें तो इट्स मीन कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। अगर बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही, बॉडी की स्टेट सेम रहती है, रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहे, मोशन में बॉडी तो मोशन में ही रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। क्लियर है ये? हाँ। ओके। सो ये मैंने जो है वो फर्स्ट लॉ की यहाँ पे जो मैं समझा रहा था उसके अंदर स्टेटमेंट भी जो है वो इंक्लूड कर ली, दैट फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को हम ये भी कह सकते हैं दैट इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और बॉडी विल कंटिन्यू और बॉडी विल रिमेन इन कांस्टेंट मोशन। तो इस एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स के साथ ये दो स्टेटमेंट भी मैं लिख सकता हूँ, या फिर इस एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स के साथ ये वाली स्टेटमेंट लिखूं तो भी मेरा फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है ये बात? हाँ। ओके। सो अब देखते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ एक्चुअली हमें बताता है, जिस तरह फर्स्ट लॉ हमने कहा इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, सिमिलरली ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें बताता है इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स। अजान हो जाए उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो
फर्स्ट लॉ जिस तरह हमें डिस्क्राइब करता है कि व्हाट हैपेंस टू अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, सिमिलरली ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इट डिस्क्राइब दैट व्हाट हैपेंस टू अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स। जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होती है तो क्या होता है एक्चुअली। ये तमाम इफेक्ट जो है वो हम वहाँ पर भी पढ़ चुके थे जब हमने फोर्स को पहली बार डिफाइन किया था कि फोर्स जब अप्लाई होती है बॉडी के ऊपर तो क्या होता है। सो वही बात हम जो है वो यहाँ पर करने वाले। तो एक्चुअली अगर हम सेकेंड लॉ को इन शॉर्ट कहें तो सेकेंड लॉ एक्चुअली डिस्क्राइब्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ में जो है वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अप्लाई करता है, क्वांटिटी डिस्क्राइब करता है फोर्स की कि अगर किसी बॉडी के ऊपर इतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी के ऊपर क्या चेंज आएगा या क्या इफेक्ट होगा। सो अगर हम सेकेंड लॉ की तरफ आए तो इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स, सेकेंड लॉ कहता है कि बॉडी विल एक्सेलरेट। जब फोर्स अप्लाई होगी बॉडी के ऊपर तो उस फोर्स के अप्लाई होने से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगी। सो जब एक्सेलरेशन कह दिया तो यहाँ पे वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया कि फोर्स के अप्लाई होने से बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। सो फर्स्ट लॉ ने डेफिनेशन तो हमें बता दी फोर्स की कि जब भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होगी तो उस नेट फोर्स की अप्लाई होने से बॉडी एक्सेलरेट करेगी। सो दिस इज the half statement of second law. In the presence of net force body will accelerate। ये मेरी हाफ स्टेटमेंट आ गई। रिमेनिंग हाफ स्टेटमेंट के अंदर सेकेंड लॉ हमें बताता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से हम एक्सेलरेशन को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि किन चीजों पे एक्सेलरेशन डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉडीज हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पर जो है वो हम इस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने से जैसे नेट अभी हमने सेकंड लॉ में देखा कि बॉडी एक्सेलरेट करती है, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी जब मैंने फोर्स अप्लाई की 1 न्यूटन की तो इस बॉडी का जिसका मास m है वो एक्सेलरेट करेगी। इसी तरह से सेम बॉडी है जिसका मास m है, बट अब हम जो है वो उसके ऊपर 1 न्यूटन के बजाय मैं अप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन फोर्स। सिमिलरली इसी तरह की बॉडी जिसका मास m है, अब अगर मैं इसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा तो इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर बॉडी के ऊपर जो फर्क पड़ेगा इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा। तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तीनों के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो डिफरेंट होगी बिकॉज कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे में ज्यादा है और तीसरे में और ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसमें प्रोड्यूस होगी? थर्ड में। थर्ड वाले में। और सबसे कम किसमें होगी? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर। बिकॉज ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है फोर्स के अप्लाई होने की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे हमने इन एग्जांपल्स के अंदर देखा, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी उतनी ज्यादा होगी। सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फैक्टर आ गया दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक ये ब्लॉक है मेरे पास, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन की, और यहाँ इसके पास जो मास है इसका वो है 1 किलोग्राम। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास बॉडी है दूसरी, उसका मास अब मेरे पास है 10 किलोग्राम और इसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन की फोर्स। इसी तरह से मेरे पास एक थर्ड बॉडी है, उस बॉडी का जो मास है वो है 100 किलोग्राम, बट स्टिल मैं इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो 10 न्यूटन है।
सो अब इन तीनों केसेस के अंदर क्या एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो सिमिलर होगी? हम ये तो श्योर है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तीनों बॉडीज के अंदर, बिकॉज तीनों बॉडीज के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन की। सो एक्सेलरेशन तो जरूर प्रोड्यूस होगी। तो इन तीनों बॉडीज की एक्सेलरेशन में क्या फर्क होगा? ये ऑपोजिट होगा, इसमें जो फर्स्ट है उस पर ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और जो लास्ट है उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हल्की बॉडी होगी, जिसका मास कम होगा जिस बॉडी का, जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और जो बॉडी हैवी होती है, जिसका मास ज्यादा होता है, उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। तो ये एक हमारी जर्नल डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम लाइट ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना चाहें, चाहे हम रेस्ट से मोशन में ला रहे हो लाइट ऑब्जेक्ट्स को, या मोशन से रेस्ट में ला रहे हो लाइट ऑब्जेक्ट को, कम फोर्स अप्लाई करके हम ये काम कर सकते हैं। बट अगर हैवी ऑब्जेक्ट से जिसको मुझे मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लेकर आना है, तो हमें उसके लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल इसी तरह से एक सिंपल सी चेयर है, उसको मुझे मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उसका जो मास है वो कम है, तो मैं उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता हूं विद लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। मैं आसानी से उस चेयर की पोजीशन को चेंज कर सकता हूं। इसके बजाय अगर मेरे पास एक हैवी सा ट्रक होता, उस ट्रक को अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाना है, अब चूंकि इसका मास ज्यादा है, इसके अंदर एक्सीलरेशन रिड्यूस करने के लिए वी विल नीड ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स। मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, चाहे मुझे उसे मूव करना हो, चाहे मुझे उसे स्टॉप करना हो। तो यहाँ जो ऑपोजिट हो रहा है, तो मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ हमने देखा था एक्सेलरेशन और फोर्स, ज्यादा फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा हुई, तो इसे हम कहते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी एग्जांपल्स के अंदर मैंने देखा कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादा मास होने से एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होती है। तो ये जो ऑपोजिट रिलेशन है इनके दरमियान, इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। So acceleration is directly proportional to the net force, and this acceleration is inversely proportional to the mass of the body. ये acceleration जो है वो force के साथ direct proportion और mass के साथ जो है वो inverse proportion है। So ये मेरे पास जो है वो complete statement हो गई हमारे first law और second law of motion की। सो मैं एक कंप्लीटली अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट बताऊं, तो हम उसको इस तरह से रीड करेंगे दैट इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स द बॉडी विल एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो यहां से मैंने जो स्टेटमेंट रीड की है वो समझ आ गई? इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब मुझे ये वाला स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा। देखो अभी तुमने यहाँ पे मैंने जब पूछा कि 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की मैंने, और 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 100 किलोग्राम की तीन बॉडीज थी, तो मैंने पूछा कि किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तुमने कहा कि इसमें ऑपोजिट होगा, कि जहां मास ज्यादा है वहां एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, जहां मास कम है वहां एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो पहली वाली बॉडी के अंदर चूंकि मास कम है इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ ज्यादा होगी, और लास्ट वाली बॉडी जिसमें मास ज्यादा है तो वहां एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है मास और एक्सेलरेशन, जब एक मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर पहली क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। जब दो क्वांटिटीज के दरमियान इस तरह का रिलेशन हो कि अगर एक इंक्रीज हो जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही हो, तो ऐसे रिलेशन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ आ गया? हाँ। ओके,
सो नेक्स्ट हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर देते हैं। ये हमारा एक प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन है, ये हमारा सेकंड प्रोपोर्शन है। तो हम जब इन दोनों प्रोपोर्शंस को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट कंपाउंड प्रोपोर्शन। मेरे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन आ जाएगा। सो ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। मैंने क्या किया, मैंने इस रिलेशन को और इस रिलेशन को जो है वो कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया। और अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम रिमूव करेंगे। सो ये बात याद रखना कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने से दो इफेक्ट्स होते हैं। वन इज कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह इक्वालिटी की साइन आ जाती है, और साथ साथ उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने से हमारे पास एक कांस्टेंट भी आ जाता है। तो हमारा जो प्रोपोर्शन था वो इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्जन है मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब भी हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, वे इंट्रोड्यूस एन इक्वालिटी साइन विद अ कांस्टेंट। हमेशा ऐसा होगा कि प्रोपोर्शन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा और साथ साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है ये? Okay, so in this equation, let's say the constant is equal to 1. हर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट अलग अलग होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है, यहाँ कांस्टेंट जो है वो हमेशा 1 होगा। सो अगर मैं जो है वो 1 पुट कर दूँ इसकी जगह, सो आवर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सो अगर हम रिकॉल करें तो एक्सीलरेशन के लिए हमने एक ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, दैट इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। सिमिलरली यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मुझे एक और स्टेटमेंट, एक और डेफिनेशन मिल गई एक्सेलरेशन की, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। अगर हम यहाँ मास जो डिवीजन में है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो मेरे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी F इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जो कि हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से ये फॉर्मूला मिला है फोर्स का। क्लियर है? यहाँ पे हमने कांस्टेंट कौन सा यूज किया है? कांस्टेंट की जगह 1 यूज किया, ये रहा। ओके, ठीक है। सो यहाँ हमने जो है वो फोर्स के लिए एक फॉर्मूला सीखा, दैट F इज इक्वल्स टू ma। और हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ साथ अगर मैं यहाँ से फोर्स का, पहले हमने यूनिट क्या पढ़ा था? वापस से रिपीट करें। मैंने ये पूछा कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब मैंने फोर्स को डिफाइन किया था प्रीवियस एसएलओस के अंदर तो वहां मैंने फोर्स का एसआई यूनिट भी बताया था। तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या था एसआई यूनिट? न्यूटन। फोर्स का जो एसआई यूनिट हमने पढ़ा था, इट वाज न्यूटन। सो अगर मैं इस फोर्स के फॉर्मूले में से यूनिट बनाऊं फोर्स का, तो फोर्स बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के। सो मास का एसआई यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस होल किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स के यूनिट की जगह हम ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम जो है वो न्यूटन भी लिख सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दोनों आपस में जो है वो बराबर होते हैं। न्यूटन जो है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। सो हम इन दोनों में से कोई भी यूनिट जो है वो फोर्स के साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि व्हाट हैपेंस टू अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। सिमिलरली सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स बॉडी के साथ क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी हमें
ये बात डिस्क्राइब की गई है कि जब भी कोई एक बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इस फ्लोर के ऊपर मैं इस बॉल को ड्रॉप करता हूँ, तो ड्रॉप करने से ये बॉल फ्लोर की तरफ मूव करेगा और एक टाइम पे वो फ्लोर को टच करेगा। टच करने के बाद क्या होगा? बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक होने का मतलब क्या हुआ कि बॉल की जो डायरेक्शन थी वो नीचे की तरफ थी और बाउंस बैक होने के बाद डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। तो इसका मतलब है कि बॉल की जो है वो डायरेक्शन के अंदर चेंज आया है, चेंज इन डायरेक्शन। सो हमने फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स अप्लाई करने से या होने से बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो यहाँ पर भी जब इस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दिस मीन्स दैट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉल। इस बॉल के ऊपर जो है वो एक फोर्स अप्लाई हुई है। सो किसने अप्लाई की दिस ये फोर्स? इसने बॉल को थ्रो किया। देखो, बॉल को लेट सपोज यहाँ से जो है वो हमने सिर्फ ड्रॉप किया, हमने इस बॉल को जो है वो होल्ड किया हुआ था, सिर्फ जब हमने सिर्फ इसको यूं होल्ड किया था और जस्ट रिलीज कर दिया, फोर्स नहीं लगाई, मैंने सिर्फ रिलीज कर दिया, तो बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही इस फ्लोर को टच करेगी ये बॉल, तो बॉल एक फोर्स अप्लाई करेगी इस फ्लोर के ऊपर। सो ये हमारे पास फोर्स आ गई। दिस फोर्स इज बाय बॉल ऑन फ्लोर। ये जो बॉल है इसने फ्लोर के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई की। जैसे ही इस बॉल ने फ्लोर के ऊपर फोर्स अप्लाई की, उस बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे ये बॉल बाउंस बैक हो गई। और बाउंस बैक होने का मतलब है डायरेक्शन चेंज हुई, और डायरेक्शन के चेंज होने में वी नो दैट देयर इज अ फोर्स इन्वॉल्व इन दैट। हमेशा जो है वो जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब है वहां पे उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है। सो यहाँ जो चेंज आया है डायरेक्शन में, वो बॉल की डायरेक्शन में चेंज आया है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल। बॉल की डायरेक्शन में चेंज आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई है, जिस फोर्स की वजह से इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। जिसका मतलब है कि इस बॉल के ऊपर एक ये फोर्स अप्लाई हुई है एफ, दैट इज बाय फ्लोर ऑन बॉल। सो यहाँ पे दो फोर्स आ गई। एक वो फोर्स थी यहाँ हमारे पास दो फोर्स आ गई। एक वो फोर्स थी जो कि पहले बॉल ने अप्लाई की ऑन द फ्लोर, और एक जो सेकंड फोर्स थी यहाँ पे वो फ्लोर ने अप्लाई की ऑन बॉल। ये दोनों फोर्सेस यहाँ मौजूद है, ये बात समझ आ गई? हाँ। ठीक है। सो यहाँ जो ये जो दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही है ये दो बॉडीज के ऊपर, ए वन बॉडी इज बॉल एंड द अदर बॉडी इज फ्लोर। तो बॉल ने फोर्स अप्लाई की फ्लोर के ऊपर और फ्लोर ने फोर्स अप्लाई की इस बॉल के ऊपर। सो यही चीज होती है अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस बॉल के ऊपर जो है वो एक बॉल को इस तरह से थ्रो करते, तो जब इस बॉल को मैंने वॉल के ऊपर थ्रो किया, सो अगेन वही चीज होगी जो कि मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि जैसी बॉल इस बॉल को टच करेगी, so it will apply a force that is applied by ball on wall। इसके रिजल्ट में, इसके रिएक्शन में ये बॉल भी जो है वो इस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी। सो दिस विल बी द फोर्स बाय बॉल ऑन द बॉल। सो यहां पर भी जो है वो दो फोर्सेस इन्वॉल्व है। सो न्यूटन ने इन दोनों फोर्सेस के बारे में कहा था कि दीज फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ये जो दो फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहलाती हैं।
अगर हम पहली एग्जांपल को देखें तो पहली एग्जांपल के अंदर जो है वो एक्शन इज अप्लाइड बाय द बॉल, बॉल ने एक्शन अप्लाई किया, एक्शन फोर्स अप्लाई की फ्लोर के ऊपर, सो एज अ रिजल्ट जो है वो फ्लोर ने भी जो है वो बॉल के ऊपर जो है वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई की, और न्यूटन ने कहा कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में बराबर होती है। तो बॉल ने फ्लोर के ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसको हमने कह दिया दिस इज एक्शन फोर्स, और ये जो फोर्स फ्लोर ने बॉल के ऊपर अप्लाई की इसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। सो ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा बराबर होती हैं, और साथ साथ इन दोनों के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी, और इक्वल होने के साथ साथ हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। और साथ साथ एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो ये कि इक्वल ऑपोजिट होने के साथ साथ ये दोनों एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्लियर है ये बात? फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स की एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, इसकी मैं और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर फ्रिक्शन को भी चेक करते हैं। तो उसकी जो जो कंडीशंस हैं, किस बेसिस पे हम कहते हैं कि दीज टू पेयर ऑफ फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, वो हम जो है वो अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर मैं फ्रिक्शन के बारे में बताता हूँ कि क्या वो एक्शन रिएक्शन फोर्स में आएगी या नहीं आएगी। सो लेट्स से हमने जो है वो एक सीलिंग के साथ इस ब्लॉक को हैंग कर दिया, कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही है इसके ऊपर? दो फोर्सेस, कौन कौन सी? एक वेट फोर्स जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और रिएक्शन फोर्स जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है सीलिंग की तरफ। सो यहाँ रिएक्शन फोर्स मौजूद नहीं है। जब हम किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं ना एक बॉडी को, तो वो सरफेस उस बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेगा उससे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। यहाँ बॉडी को सरफेस पे नहीं रखा मैंने, यहाँ ये जो बॉडी है वो इस स्ट्रिंग के साथ, इस वायर के साथ जो है वो हैंग कर रही है। सो स्ट्रिंग, वायर, रबर बैंड, थ्रेड, इस तरह की चीज के अंदर जो फोर्स होती है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था, इट इज नोन एज टेंशन फोर्स। सो यहाँ पर भी दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। अगर ये बॉडी या ये जो बॉक्स है वेट की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ये बॉक्स अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि दिस टेंशन फोर्स और ये जो वेट फोर्स है ये दोनों ऑपोजिट है। सो अगर मैं थर्ड लॉ वाली जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस, सो जो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, क्या वो कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है नहीं हो रही? पहला जो पॉइंट था वो ये कि इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ हमने देखा कि ये दोनों इक्वल है, सो इट्स मीन दो फोर्सेस आर इक्वल। फिर हमने कहा था कि जो दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये हमेशा ऑपोजिट होनी चाहिए, तो हमने देखा कि टेंशन और वेट फोर्स यहाँ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। और लास्ट में मैंने एक और चीज बताई थी कि they must act on two different bodies। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिए, क्या ये एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सही है? ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉडी है। बिकॉज यहाँ पर एक ही बॉडी है, टेंशन भी एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रही है, वेट भी सेम बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, और एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए दो बॉडीज का होना जरूरी है। एक्शन एक बॉडी पे अप्लाई होगा दूसरी बॉडी की तरफ से, तो रिएक्शन जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा पहली बॉडी की तरफ से। इसी तरह से लेट सपोज अगर हमारे पास एक बस मौजूद है और बस के ऊपर जो है वो एक पर्सन यहां से फोर्स अप्लाई करता है 10 न्यूटन, और एक पर्सन बस की अपोजिट साइड से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है 10 न्यूटन। सो क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हुए? ये F1 और ये F2, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक ही बॉडी है। नहीं, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं है।
दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं, दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, बट ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं ऑन सेम बॉडीज, दोनों सेम बॉडीज के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसीलिए ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस नहीं कहलाएंगे। क्लियर है ये बात? ये ऑपोजिट तो नहीं है? देखो ये वाली जो फोर्स है, दोनों फोर्सेस को गौर से देखो, एक ये फोर्स है, इसकी डायरेक्शन देखो राइट साइड की तरफ है, और ये दूसरी फोर्स लग रही है, इसकी डायरेक्शन देखो ये लेफ्ट साइड की तरफ है। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट हुई। हाँ। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो पर्सन है वो वॉक करता है, सो वॉक करते हुए वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल वो इस डायरेक्शन के अंदर वॉक कर रहा है या रन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस पूरी फीट से जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द फ्लोर। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इट इज द फोर्स बाय मैन ऑन फ्लोर। तो चलने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पांव से जमीन को पीछे की तरफ जो है वो पुश करते हैं। तो दिस इज द एक्शन फोर्स। जमीन या अर्थ जो है वो या फ्लोर जो है वो एज अ रिएक्शन क्या करती है कि इस फीट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन मैन, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन आगे की तरफ मूव हो जाता है। सो आप मुझे बताओ क्या ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन है या नहीं है? ये है। ये जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स हो जाएगा, बिकॉज ये जो दोनों फोर्सेस हैं, वन इज द फोर्स बाय मैन ऑन फ्लोर, और दूसरी जो फोर्स थी इट इज बाय फ्लोर ऑन मैन। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, एंड दीज टू एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये हमारी जो एक और एग्जांपल हो जाएगी ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉकेट है, रॉकेट क्या करता है, रॉकेट की यहाँ बेस में जो है वो गैस बर्न होती है, यहाँ बर्निंग का प्रोसेस होता है, फ्यूल को हम बर्न करते हैं। फ्यूल को बर्न करने से क्या होता है, कंबशन की वजह से बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर गैस जो है वो बर्न हो रही होती है, और वो इस हिस्से से जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है। सो यहाँ एक फोर्स अप्लाई होती है, अपथ्रस्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो इस रॉकेट की बेस में से बहुत हाई स्पीड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जिस तरह हम चलने के लिए ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो हमारी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हाई स्पीड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होती है इस रॉकेट के ऊपर, जो कि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। सो यहाँ भी जो दो फोर्सेस इन्वॉल्व है, दे आर द पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो ये भी हमारी एक एग्जांपल हो जाएगी एक्शन रिएक्शन फोर्स की। क्लियर है ये? यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉडी है ना, जो कि रॉकेट है, सेकंड बॉडी तो नहीं है? यहाँ दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं यहाँ पे। एक हमारे पास है गैस के मॉलिक्यूल्स, तो गैस के मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये गैस का मॉलिक्यूल है। तो ये गैस का मॉलिक्यूल जो है वो इस रॉकेट की बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो रॉकेट की बॉडी जो है वो इस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, बट जो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ओके। ठीक है, अब फ्रिक्शन वाली फोर्स जो तुमने पूछी थी, अब मुझे पूछो या बताओ कि किस तरह से फ्रिक्शन जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स फॉर्म करेगी।
जो आपने एग्जांपल दी, जब एक पर्सन चलता है ग्राउंड पर तो वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, और फिर मतलब जो ग्राउंड और उसके फीट के बीच में भी एक इंटरेक्शन होती है, और वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होती है, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन को भी अपोज करती है, तो शायद हो सकता है वो भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का पार्ट। ओके, सो इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये कार मौजूद है, ये हमारे पास लेट से एक कार मौजूद है, कार के अंदर इंजन मौजूद है, कार के ऊपर जो है वो इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। लेट सपोज यहाँ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन, इंजन की फोर्स है। कौन अप्लाई कर रहा है इंजन की फोर्स? इंजन अप्लाई कर रहा है इस कार की बॉडी में। लेट सपोज 5000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है इंजन की तरफ से कार पे, तो कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करिए। अब अगर तुमने जो कहा कि यहाँ जो बेस है फ्लोर के साथ जो है वो एक फ्रिक्शन भी होगी, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। और तुमने कहा कि क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हो सकती है फ्रिक्शन। सो लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ये फोर्स जो कि इंजन ने अप्लाई की या जो कार की फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, दे आर दी एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यह बात क्लियर है? हाँ। सो अब मुझे बताओ कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंजन की फोर्स है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में 5000 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स है, तो क्या ये कार मूव करेगी? हाँ, मूव करेगी। क्यों, कैसे मूव करेगी? क्योंकि जो कार के जो टायर्स हैं वो ग्राउंड को पीछे मतलब मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आगे मूव करेंगे। अच्छा चलो इसी एग्जाम्पल को ऐसे ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा ब्लॉक है, एक पर्सन इसको यहां से पुल कर रहा है 5000 न्यूटन से, और एक पर्सन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है 5000 न्यूटन से। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं। नहीं करेगा ना। तो ये दोनों जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं वो कार के ऊपर ही लग रही है। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों जो फोर्सेस हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंजन फोर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर 5000 न्यूटन की फोर्स, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड की हैं। सो दे आर नॉट, दे विल नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस कार के ऊपर अप्लाई कर रही हो रही है। 5000 न्यूटन इंजन अप्लाई कर रहा है कार पे, और ये दूसरी जो 5000 न्यूटन है वो ग्राउंड अप्लाई कर रहा है कार के ऊपर। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस नहीं है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि किसी भी व्हीकल के अंदर जो हमारी इंजन की फोर्स होती है वो हमेशा जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी तो ये कार जो है वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगी, और अगर मूव कर रही है तो ये आसानी से रुक नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये कार मूव कर रही है और अगर हमें इस कार को रोकना है तो हम क्या करते हैं, हम ये इंजन फोर्स कम कर देंगे। जब इंजन फोर्स कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से और ब्रेकिंग फोर्स की वजह से ये कार आसानी से रुक जाएगी। सो ये जो एग्जाम्पल थी फ्रिक्शन फोर्स के, वो फ्रिक्शन के अकॉर्डिंगली या फ्रिक्शन के हवाले से बिल्कुल सही है, बट एक्शन रिएक्शन फोर्स के अंदर ये चीज शामिल नहीं होगी। क्लियर है बात? हाँ। ठीक है, तो ये हमारे तीन लॉज हो गए। अच्छा, तो एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। बॉडी ए और बॉडी बी दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही दोनों बॉडीज टकराएंगी तो एक फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी ए ऑन बॉडी बी, इसी तरह से बॉडी बी भी एक फोर्स अप्लाई करेगी ऑन ए। ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में बराबर होंगी और डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट होगी, जिसके लिए हम क्या करते हैं, या तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे या फिर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। किसी एक जगह पे हम माइनस का साइन शो कर देते हैं। सो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट
ये दोनों जो फोर्सेस हैं एफ ए बी एंड एफ बी ए, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बात? हाँ। ओके। और एक और चीज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर रह गई बताना, वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने बताया कि बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है। बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी। तो उसको ये स्टेट को मेंटेन करने में जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है बॉडी की, या जो प्रॉपर्टी यूज होती है, उस प्रॉपर्टी को हम जो है वो इनर्शिया कहते हैं। सो दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और साथ साथ हम यहाँ पे इनर्शिया को डिफाइन भी कर देते हैं कि इनर्शिया इज द property of our body that resist the change in state of the body। किसी भी बॉडी के अंदर जो स्टेट का चेंज है कि रेस्ट से मोशन में लाना और मोशन से रेस्ट में लाना, ये बॉडी आसानी से नहीं होने देती। तो ये जो स्टेट में चेंज का आना है, बॉडी हमेशा इसको रेजिस्ट करती है और इस रेजिस्टेंस को जो है वो हम इनर्शिया कहते हैं। सो ये थे हमारे 3 लॉज ऑफ मोशन जो कि हमने यहाँ पे स्टडी किए। नेक्स्ट टॉपिक बताओ मुझे क्या है, कि ये तीनों लॉज क्लियर हैं? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो हम एक बार एक लास्ट चीज और ऐड कर देते हैं। थर्ड लॉ की, फर्स्ट और सेकंड लॉ की जिस तरह हमने स्टेटमेंट लिखी थी, मैं यहाँ पे थर्ड लॉ की भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट को जिस तरह से है, देयर ऑलवेज इसकी, अच्छा बुक मौजूद है, इसकी स्टेटमेंट बताओ क्या लिखी हुई है। हाँ ठीक है, याद आ गया। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जिसे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारे लॉज ऑफ मोशन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है हमारा। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, सो मास को हमने पहले डिफाइन किया था। डिफाइन किया है इससे पहले हमने मास को, कि मास का मतलब क्या होता है? नहीं। ओके, सो मास को सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि मास का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम मैटर को डिफाइन करते हैं, तो मैटर को डिफाइन करते हुए हम कहते हैं कि एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसका मास हो, जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो इसका मतलब है हर स्टेट ऑफ मैटर के पास मास मौजूद होता है। सो इट्स मीन कि अगर हम हर स्टेट ऑफ मैटर में देखें तो हर स्टेट ऑफ मैटर के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो हर स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स मौजूद होते हैं। सो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिस्क्राइब करती है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर से यहाँ पे मुराद है कोई भी पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो जो कि उस बॉडी के अंदर मौजूद है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, उस
उस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को हम एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोन एज मास। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका मास कम है, दूसरी बॉडी है जिसका मास ज्यादा है। तो जिस बॉडी को मैं कह रहा हूं कि उसका मास ज्यादा है, तो उसका मुराद क्या है कि उस बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ एटम्स या अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से वेट को अगर हम डिफाइन करें, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास एक शॉपिंग बैग मौजूद है, और इस शॉपिंग बैग के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो बॉल्स मौजूद है। तो इस बैग के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ बॉल मौजूद है, अमाउंट ऑफ बॉल इन दिस बैग, तो इसे हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ बॉल जो इसके अंदर मौजूद है इट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बैग। ये पूरा जो है वो जितना भी अमाउंट ऑफ बॉल्स मौजूद है इस बैग के अंदर, इसे हम मास कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से वी नो दैट अगर इस बॉल को मैं यहां ले जाके रिलीज कर दूं, तो ये बॉल जो है वो फॉल डाउन कर जाएगा, जमीन की तरफ या अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये बॉल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली ये बॉल भी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द अर्थ। इस तरह से हर बॉल, हर बॉडी जो यहाँ प्रेजेंट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइड बाय द अर्थ, अप्लाइड बाय अर्थ। किस चीज पे अप्लाई हो रही है? इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। अर्थ जो है वो हर बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ जो है वो मूव करती है या अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वी कॉल वेट। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हर बॉडी के ऊपर जो कि अर्थ अप्लाई करती है, इसे हम वेट कहते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज applied by the earth on the body towards center of the earth। जो हर बॉडी के ऊपर अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वेट फोर्स कहते हैं। और ये वेट फोर्स भी एक्चुअली डिपेंड करती है मास के ऊपर ही। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, और एक ये बॉडी है जिसका मास जो है वो 10 किलोग्राम है। सो जैसे मैंने अभी बताया कि मास ज्यादा होने का मतलब है उसके अंदर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, मास कम होने का मतलब है कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कम है। सो जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो भी उतनी ज्यादा होगी। सो अर्थ इस बॉडी को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय इट्स वेट फोर्स, और अर्थ इस बॉडी को जो अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय वेट फोर्स, सो इट इज ऑब्वियस कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, अर्थ उस बॉडी को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। सो ये वेट की जो डेफिनेशन थी वो क्लियर है, समझ आ गई? वेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मास को पुल करती है अर्थ के टूवर्ड्स। बिल्कुल सही है, मास को पुल करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, या हम बॉडी भी कह सकते हैं बॉडी को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ on everybody towards the center of the earth। डेफिनेशन क्लियर है? हाँ। ठीक है, देन हम आ जाते हैं उसके सिंबल के ऊपर कि अगर हम सिंबल की बात करें, सो दिस मास इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या सिंबल होता है? स्मॉल एम।
मास के लिए जो है वो स्मॉल एम भी रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, बट किसी किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो हम कैपिटल एम भी यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ सिंबल मार्क कर दिया कि मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एम while the weight is represented by W, कैपिटल W। W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्मॉल भी यूज होता है और और कहीं कहीं जो है वो कैपिटल W भी यूज होता है। बिल्कुल इसी तरह से वेट के अंदर अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर देखें तो वेट के अंदर हमने डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दी कि वेट फोर्स की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन शामिल हो तो उस क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसमें आवर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल फॉर मास, मास को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। सो इट्स मीन आवर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से अगर हम अपने फर्स्ट चैप्टर को रिकॉल करें जहां हमने बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज इन विच मास वाज वन ऑफ देम। मास उनमें से एक क्वांटिटी थी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मास इज अ बेस क्वांटिटी। मास जो है वो हमारी बेस क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है वो वहां पे बेस क्वांटिटीज की लिस्ट में नहीं था। इट्स मीन जो हमारा वेट है इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। वेट जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है, जबकि मास जो है वो बेस क्वांटिटी है। पॉइंट क्लियर है? हाँ। ठीक है। सो अब हम जो है वो उसके यूनिट को डिस्क्राइब कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट की बात करें तो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, while the SI unit जैसे कि हमने कहा कि this weight is a type of force and every type of force is measured in newtons. So the SI unit of weight is Newton, while for mass its SI unit is kilogram. इसी तरह से एक और important point about mass that it is a universal constant। कि मास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसका एक सर्टेन मास है, लेट्स सपोज इट इज अबाउट 100 ग्राम। 100 ग्राम अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूं तो इसका मास 100 ग्राम आएगा। अगर मैं इस बॉडी को जो है वो माउंटेन के टॉप पे लेके जाऊं, वहां इसका मास मेजर करूं, वहां भी 100 ग्राम आएगा। लेट्स से अगर मैं इस बॉडी को मून के सरफेस पे लेके जाऊं तो उसका मास 100 ग्राम आएगा। इन शॉर्ट अगर इस बॉडी को मैं पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं भी लेके मूव कर जाऊं, इसका मास जो है वो 100 ग्राम ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस मैं इसको ब्रेक कर दूं। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा इसका मास चेंज हो जाएगा। जब तक ब्रेक नहीं किया द मास ऑफ दैट बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। तो मास जो है वो बॉडी का हमेशा कांस्टेंट होता है। जबकि अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो है वो बॉडी का कांस्टेंट नहीं होता। अगर बॉडी जो है वो सी लेवल पर मौजूद है तो उसका वेट ज्यादा आएगा। अगर मैं उसको माउंटेन के टॉप पे ले जाऊं वेट कम हो जाएगा। माउंटेन के टॉप से भी और ज्यादा हाइट पे लेके जाऊंगा तो उस बॉडी का वेट जो है वो और ज्यादा कम होता जाएगा। इसी तरह से ये बॉडी इसका वेट लेट सपोज अर्थ के ऊपर जो है वो 1 न्यूटन आ रहा है, अगर मैं उसको मून पे लेके चला जाऊंगा इसका वेट 1 न्यूटन नहीं आएगा, 1 न्यूटन से चेंज हो जाएगा। इट्स मीन वेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेट जो है वो बॉडी का वेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेट जो है वो बॉडी का कभी भी हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं होता। ये नेक्स्ट पॉइंट समझ आ गया? हाँ। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या डिफरेंस है इनमें। सो यहाँ तक हमने डेफिनेशन बताई, सिंबल बताया, क्वांटिटी बताई और
एसआई यूनिट के साथ जो है वो एक और यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड नॉट कांस्टेंट। इसके अलावा जो एक फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं कि वेट का जो फॉर्मूला है वह W इज इक्वल टू mg। ये हमारा जो है वो वेट के लिए जो है वो बेसिक फॉर्मूला होता है, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g इज, बल्कि जी के बारे में मैं यहाँ लिख नहीं रहा, जी के बारे में जो है वो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी पढ़ा था कि जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। और अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जो है वो 10 होती है। अर्थ के सरफेस से जितना हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे ये जो जी की वैल्यू है वो साथ साथ चेंज होती जाती है। इसी तरह से अगर हम मास के लिए फॉर्मूला देखें तो मास के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर हम फोर्स की बेसिक डेफिनेशन में से मास निकालें तो मास वहां से इक्वल हो जाएगा m इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। बिल्कुल इसी तरह से मास के लिए ये भी फॉर्मूला हो सकता है दैट मास इज इक्वल टू w अपॉन जी। तो ये दो फॉर्मूले और इसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं मास के लिए। तो हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ ये दो फॉर्मूले मेंशन कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ओके। सो इन पॉइंट्स के अलावा और कोई पॉइंट जहन में है तो बता दो, अदरवाइज हम जो है वो यहाँ यहीं तक रखते हैं डिफरेंसेस को। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 डिफरेंसेस हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। हमें भी यही पॉइंट्स करा है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आई थिंक एक और डिफरेंस था, मैं भूल रहा हूँ, पर बहरहाल इतने डिफरेंस भी हमने लिखे हैं जो है वो काफ़ी है। यहाँ तक क्लियर है पूरा? हाँ। ओके, सो क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।